Hello students, today we are taking next part of automobile engineering. In last class we studied about automobile parts, that was the part A. उसमें हमने ये देखा कि ऑटोमोबाइल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में ये डिटेल में सेक्शन है 1 2 3 मीन्स A B C D E। तो अभी हम सेकंड पार्ट में आए हैं। मेरा नाम प्रदीप मथुरिया है, मैं लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। ये स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम भी ऑटोमोबाइल का पार्ट कहलाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट्स पावर डेवलप्ड बाय द इंजन टू द रोड व्हील्स। बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम क्या कर रहा है, जो पहिए हैं उनको पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करेगा, उस पावर को जो इंजन जनरेट कर रहा है उसको ट्रांसफ़र करेगा व्हील्स को, तो वो सिस्टम कहलाएगा ट्रांसमिशन सिस्टम। द पावर अवेलेबल एज आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। अब आप सोचोगे कि कौन सी पावर कहाँ से मिल रही है, इंजन घूम रहा है, पावर इंजन से मिल रही है। अब इंजन में क्या घूम रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो जो पिस्टन का मूवमेंट है उसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट रोटेशन में आती है। जो आप आगे देखोगे इसका क्रैंकशाफ्ट रोटेशन में आती है, तो कौन सी पावर मिली, रोटेशन पावर। रोटेशनल ऑफ द क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसफ़र करता है रोड व्हील्स को। दिस मूवमेंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द रोड व्हील्स टू कॉज देयर रोटरी मोशन। अब पहिए घूमे, इसके लिए क्या चाहिए, ये क्रैंकशाफ्ट जो घूम रही है ये पावर किसी भी तरीके से घूमते हुए पहियों को मिल जाए। तो जो सिस्टम इस क्रैंकशाफ्ट की पावर को जो इंजन से आ रही है क्रैंकशाफ्ट में, या इंजन की वजह से क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, इस पावर को जो भी सिस्टम ट्रांसफ़र करता है पहियों को घुमाने में, वो सिस्टम भी ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पर ये व्हील है, इस व्हील को रोटेट करना अपना लक्ष्य ये है। ये इंजन है, इस इंजन में यहाँ पिस्टन 1, पिस्टन 2, पिस्टन 3, पिस्टन 4, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। इसकी वजह से इसमें नीचे बॉटम में क्रैंकशाफ्ट है, पूरी फुल लेंथ में वो रोटेट होती है। उस रोटेशन को, अब वो रोटेशन यहाँ आ गया, ये रोटेशन आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये पूरा ड्राइव शाफ्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट लगे हैं, ये क्लच है, तो इंजन से क्लच के थ्रू ट्रांसमिशन में आई। अपन ने पिछले सेक्शन में क्लच देखे थे, अब क्लच आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये ट्रांसमिशन से यहाँ आया, यहाँ से ये डिफरेंशियल तक आया और फिर बाद में व्हील को मिला। तो ये इस पावर को इधर ट्रांसफ़र कर रहा है जिस तरीके से। द मैकेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल टू द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील इज़ कॉल्ड द ट्रांसमिशन सिस्टम और पावर ट्रेन। इस पावर ट्रेन, इसको पावर ट्रेन भी कहते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या अकेला है, नहीं, ये पूरा सिस्टम जिसमें क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, ये वाली यूनिवर्सल जॉइंट है, रियर एक्सेल है जो ये जिस पे पहिया है, व्हील है, टायर है, ये पूरा पार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम को अपन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, इंजन की पावर को पहिए पे ट्रांसफ़र करना। देयर रोटरी मोशन मेक्स पॉसिबल द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। अब इनका जो रोटरी मोशन है, इसकी वजह से, जो पहियों का रोटरी मोशन है, इसकी वजह से व्हीकल आगे बढ़ता है। द ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दीज इंक्लूड क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सल, लाइव एक्सल टू बी मोर प्रोसेस। लाइव एक्सल का मतलब जिस एक्सल को पावर मिल रही है, दैट इज कॉल्ड लाइव एक्सल। ये अपन ने पहले देखा था, डेड एक्सल एंड लाइव एक्सल। नेक्स्ट, रोड व्हील्स आर द एंड ऑफ द एक्सल। जो पहिए होते हैं वो एक्सल के एंड में होते हैं। द मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पार्ट्स। इन पार्ट्स के थ्रू मोशन ट्रांसफ़र होता है। एवरी पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शन। ये जितने भी हमने ये पार्ट्स देखे, सब के अपने अपने फंक्शन हैं, इसकी वजह से ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम बनता है। नाउ अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आया क्लच। अब थोड़ा सा क्लच के बारे में जानते हैं। एक फ्लाई व्हील घूम रहा है, क्लच प्लेट्स बीच में घूम रही हैं, इसके पीछे प्रेशर प्लेट है, ये बाहर का केस है क्लच कवर, ये डायफ्राम है, ये थ्रॉट बेयरिंग है टू ट्रांसमिशन। यानी यहाँ पे वापस मैं पीछे आ रहा हूँ, इंजन ने
क्लच को दिया और क्लच ने इधर ट्रांसमिशन को दिया। तो अपन इस सेक्शन को देख रहे हैं। तो और यहाँ पे आपने देखा होगा जब गियर चेंज करते हैं तो क्लच दबाते हैं, तो क्लच दबाते ही क्या हो रहा है, ये प्रेशर प्लेट इसको उठाती है और गियर चेंज हो जाता है और फिर वापस चिपक जाती है। यानी ये इंजन घूमता हुआ इस प्रेशर प्लेट पे इस प्रेशर प्लेट में और इस फ्लाई व्हील के बीच में ये प्लेट दबी हुई है, ये रोटेशन को ले लेती है। वरना ये मान लो 3000 RPM पे है और ये मान लो 400 RPM चाहिए, तो बीच में एकदम झटका लगेगा, तो बीच में ये वाली प्लेट काम आती है। ये प्लेट से इससे ये घूमती है, इससे ये घूमती है, आपस में चिपक के चलती हैं, इसलिए इसको प्रेशर प्लेट कहते हैं। ये इस पर दबाव डाल के रखती है। ये आप ऐसे सोचो, एक स्प्रिंग है, ये सीधा होना चाहता है, तो जब सीधा होना चाहेगा तो क्या होगा, ये इसको दबा के रखेगा। जब आप लीवर दबाएंगे ये पूरा हिस्सा पीछे को आएगा और ये बीच की प्लेट को फ्री कर देगा। इस बीच में आप अपना गियर चेंज कर लेंगे। द क्लच पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज नेक्स्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के बाद में अगला हिस्सा क्लच का होता है। इट इज ए मैकेनिज्म एनेबलिंग द रोटरी मोशन ऑफ द वन शाफ्ट ट्रांसमिटेड टू द सेकंड शाफ्ट एट विल। ये क्लच क्या कर रहा है, हम एक रोटरी मोशन जो क्रैंक शाफ्ट से मिल रहा था उसको हम आगे नेक्स्ट को रोटरी में दे देते हैं। व्हेन द इंजन स्टार्ट्स इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू रोड व्हील्स। जब इंजन स्टार्ट होता है तो अपन कहते हैं गाड़ी न्यूट्रल में है। दीज शुड नॉट स्टार्ट मूविंग एज सून एज द इंजन स्टार्ट्स। देखिए यहाँ पे वापस समझिए, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो क्या पहिए घूमना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ये पूरा स्थिर बना रहेगा, ये भी नहीं घूमेगा, ये भी नहीं घूमेगा। ये कब घूमेगा? जब आप यहाँ पे क्लच को एंगेज करेंगे, फर्स्ट गियर में डालेंगे। जैसे गियर में डालेंगे गाड़ी को झटका लगता है और ये पावर पिछले पहिए को मिलने लगती है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब इंजन स्टार्ट होता है तब पहिए नहीं घूमने चाहिए। कोई भी मूविंग तब तक नहीं होगा जब तक कि ये ऐसा नहीं होता कि इंजन स्टार्ट हो और पहिए घूमना शुरू हो जाएंगे। वो तभी शुरू होंगे जब आप क्लच की हेल्प से गाड़ी गियर में डालेंगे। दूसरी बात, दिस मोशन शुड बी स्मूथली ट्रांसफर टू पैसेंजर्स इन द कार, डू नॉट फील डिस्कम्फर्ट एंड इट्स मैकेनिज्म इज नॉट स्पॉइल्ड। अब जैसे ही गाड़ी आपने गियर में डाली तो आपने देखा कई बार गाड़ी में आप लोग मोटरसाइकिल या कार चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, बस में बैठते हो, झटका लगता है। तो वो क्या हो रहा है, एकदम गियर झटके से चेंज करके क्लच छोड़ दिया। जबकि क्लच का क्या काम है, इतना स्मूथली धीरे से छोड़ते हैं कि इंजन से पावर पीछे ट्रांसमिशन सिस्टम तक आ जाती है और झटका भी नहीं लगता। तो ये पावर बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र होनी चाहिए ताकि कार में बैठने वाले को डिस्कम्फर्ट नहीं लगे और मैकेनिज्म भी झटके से ख़राब नहीं हो, गियर के टीथ नहीं टूटें। In the case of vehicles used for the transportation of goods, the smooth transmission process is essential, as otherwise it may cause damage to the goods. अब सामान भी मान लो कोई कांच का सामान है, कुछ ऐसा सामान है, नाजुक सामान है, तो उसमें झटका लगेगा। तो चाहे पैसेंजर हो या सामान हो, दोनों में झटका नहीं लगना चाहिए। ये क्लच का एक स्मूथिंग का फंक्शन होता है। यहाँ आप देखिए, अब क्लच यहाँ तक तो है क्लच ये वाला, अब यहाँ से आ गए गियर बॉक्स में। अब यहाँ पे आपका गियर बॉक्स आ गया। तो क्लच ही तो ऐसी चीज़ है जो इंजन और क्लच और गियर बॉक्स जो उस झटके को झेल जाती है और इस पूरे पार्ट को स्मूथली बढ़ाती है। अगर यहाँ एकदम झटका लगाएंगे तो ये इतने फाइन टीथ है, ये टूट सकते हैं। यहाँ पे चेन की जगह बेल्ट आती है, बेल्ट भी टूट सकती है। ये आपको समझने वाली चीज़ है। गियर बॉक्स इज़ द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम नेक्स्ट टू द क्लच। क्लच के आगे गियर बॉक्स होता है। इट हैज़ गॉट ए गियर ट्रेन एंड इट प्रोवाइड्स डिफरेंट गियर रेशियोज, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। These ratios determine the rotary speed of output shaft from the gearbox. अब गाड़ी फर्स्ट गियर में है कि सेकंड गियर में है कि रिवर्स में है, इसके आधार मान लो ये गियर एंगेज है तो रिवर्स गियर है, यहाँ फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है। तो इसकी स्पीड जहाँ से आपको पावर ट्रांसमिट हो रही है, ये स्पीड ही तो गियर चेंज करा रही है। मतलब यहाँ पे आपने जो गियर चेंज किया उसके अकॉर्डिंग स्पीड होगी। फर्स्ट गियर में ये शाफ्ट स्लो घूमेगी, सेकंड गियर में फास्ट घूमेगी, थर्ड गियर में और तेज़ घूमेगी, फिफ्थ में और तेज़ घूमेगी और रिवर्स में रिवर्स घूमने लग जाएगी। Gearbox is the component of the transmission system next to the clutch. Then torque transmitted to the road wheels gives rise to a propulsive force or tractive force between these and road. अब ये जो ट्रांसमिशन जो टॉर्क मिलता है शाफ्ट को, जिसकी वजह से पहियों को ताकत मिलती है, अपन उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में ट्रैक्टिव एफर्ट, जिसकी वजह से पहिया सड़क पर घूमना शुरू होता है। When starting from rest a large tractive effort is required. जब गाड़ी रुकी हुई होती है उस समय एकदम उठानी है गाड़ी आपको, तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए। लीवरेज इज़ प्रोवाइडेड बाय द गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स क्या करता है, सबसे पहले आप कहते हो ना गाड़ी फर्स्ट गियर में उठाते हैं, तो फर्स्ट गियर में क्या है, टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, स्पीड कम है, तो धीरे धीरे गाड़ी उठना शुरू होती है और उसके बाद में आगे अपन उसको स्पीड में लेते हैं। यहाँ आप देखिए, ये पिछले पहिए डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट, ये एक्सल कहलाते हैं। एक्सल के एंड पे व्हील लगा हुआ होता है, यहाँ पे इंजन है,
ये फ्रंट डेड एक्सेल है। डेड एक्सेल क्यों है? क्योंकि इंजन से पावर इस पहिए को मिल रही है। हमने कहा था एक लाइव एक्सेल होता है, एक डेड एक्सेल होता है। अगर कुछ कारों में यहीं का इंजन है, यहीं पावर मिल रही है, तो ये लाइव एक्सेल हो गया, ये डेड एक्सेल हो गया। ट्रक बस में सब में पीछे का लाइव एक्सेल होता है। वैन में अपन ने डिस्कस किया था पीछे का एक्सेल होता है। मारुति में, दूसरी hyundai में, वर्ना में, अमेज में, सब में डीजल इंजन, पेट्रोल कार, सब में लगभग अगले फ्रंट व्हील लाइव होते हैं। और यहाँ पे आके आपका गियर बॉक्स हो गया। तो यहाँ आप देखो तो यहाँ पे क्लच हो गया, ये आ गया गियर बॉक्स। ये व्हीकल कौन सा है? रियर व्हील ड्राइव, चूँकि इसमें पिछले पहिए को पावर मिल रही है। Different gear ratios available in the gearbox can provide the required tractive effort to overcome the resistance faced by the automobile under different conditions। अब आपने देखा होगा गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाते हो, आप कहते हो ना गाड़ी फोर्थ में चल रही थी, थर्ड में लेनी पड़ी, सेकंड में लेनी पड़ी, कहीं कीचड़ आ गया, बिल्कुल स्लो ऊंचा नीचा आ गया, फर्स्ट में डाल के उठाते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट गियर रेशियो, यानी कौन सा गियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये ज़रूरत लायक ट्रैक्टिव इफर्ट देता है गाड़ी को, जिससे कि रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द ऑटोमोबाइल चढ़ाई पे है या पत्थरों में है या कीचड़ में है या उबड़ खाबड़ में है, अलग अलग कंडीशन में उसको ताकत देता है। उसी हिसाब से अपन गियर चेंज करते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट्स द आउटपुट फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द एक्सेल। अब प्रोपेलर शाफ्ट है, ये वाली क्या कर रही है? गियर बॉक्स से जो पावर निकली उसको पिछले पहियों पर ट्रांसफ़र कर रही है। किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रही है? डिफरेंशियल के थ्रू। और आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियल का रोल क्या होता है। Axle and gearbox. This axle may be in the rear or the front of the. Some cases both are rear and front axle may be receive output from the gearbox. अपन ने कहा था फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, रेयर व्हील ड्राइव होता है, फोर व्हील ड्राइव हो सकता है। यानी गियरबॉक्स की पावर रियर को भी मिल सकती है, फ्रंट को भी मिल सकती है और दोनों को भी मिल सकती है। आउटपुट फ्रॉम द गियरबॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ रोटरी मोशन। अब गियरबॉक्स से जो मोशन है वो तो रोटरी निकल रहा है, एंड दिस मोशन इज ट्रांसफर टू द एक्सेल, और ये मोशन आगे एक्सेल को ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ देखिए ये वाला फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें इंजन भी आगे है, यहीं पे एक्सेल मिल रहा है, ये लाइव एक्सेल हो गया। यहाँ बीच में जॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी इन्हीं पहियों से चलेगी। रियर डेड एक्सेल हो गया। अब आता है डिफरेंशियल। अब देखिए डिफरेंशियल, अब अपन बात करेंगे इस पार्ट की, ये क्या कर रहा है। अब वैसे आपको यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे इंजन ने क्रैंक शाफ्ट चली, रोटरी मोशन आ रहा है, रोटरी शाफ्ट घूम रही है, फिर ये डिफरेंशियल घूम रहा है। ट्रक या बस के नीचे आप झुक के देख सकते हो। यहाँ पे ये घूमती घूमती ये चीज़ तो रोटेशन में है ऐसी, तो ये पहिए कैसे घूमने लगते हैं? यानी ये जो डिफरेंशियल चीज़ है ये कुछ ऐसा कर रही है कि यहाँ तक तो रोटरी मोशन है, लेकिन ये मोशनों में गियर का अरेंजमेंट ऐसा है कि ये शाफ्ट घूमने लगती हैं दोनों तरफ की, यानी 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिशन हो जाती है। तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन काम आता है गियर्स का, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल। इसमें सन एंड प्लैनेट गियर होते हैं। डिफरेंशियल इज़ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। अपन ट्रांसमिशन सिस्टम में आ गए, जिसमें डिफरेंशियल आ गया। अब मोशन ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट इज फेड टू द डिफरेंशियल विच टर्न्स द थ्रू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट हो रही है, डिफरेंशियल से व्हील्स पे जा रही है। दिस इज एसेंशियल एज द एक्सेल इज एट 90 डिग्रीज टू द प्रोपेलर शाफ्ट। डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट के 90 डिग्री पे होगा। फंक्शन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पिनियन एंड गियर। उसमें जो पिनियन गियर होते हैं उसके हिसाब से वो पावर व्हील्स को ट्रांसफ़र होती है। अब आप यहाँ पे वापस देखिए, इंजन, गियर बॉक्स, और ये पावर जा रही है, पीछे जा रही है, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। यहाँ आके डिफरेंशियल आ गया जिसने इन एक्सेल को घुमाया। तो यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें ये आगे से आ रही है शाफ्ट गियर बॉक्स से। अपन ने इसको यूनिवर्सल जॉइंट कहा था। अब ये लगातार देखिए रोटेशन रेड एरो की तरफ है, यानी रोटेशन ऐसे मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है। ये यहाँ तक भी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब यहाँ पे गियर का अरेंजमेंट कैसा है? इस गियर अरेंजमेंट को देखिए, जिसकी वजह से इस गियर ने इसको घुमाया और इसने इसको घुमाया। अब ये गियर ऐसे घूमने लग गए, यानी उस व्हील को पावर मिलने लग गई। ये पावर 90 डिग्री पे ट्रांसफ़र हो गई, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है। तो इनके एंड पे पहिए लगे हुए हैं। तो इसको देखिए, तो इसको बोलेंगे ड्राइव पिनियन। ये हो गई ड्रिवन शाफ्ट, ये ऊपर का कैप है, ये हाउसिंग है, कवर है, और इसको कहेंगे रिंग गियर। तो इस कॉम्बिनेशन में डिफरेंशियल, जो अपन अब तक शब्द बोल रहे थे, वो डिफरेंशियल इन पिछले पहियों को पावर देता है। Another important function of the differential is to reduce the speed of inner wheels and the same time enhance the speed of outer wheels by the same amount। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। अगर आगे फिगर मैंने दिया होगा, एक मिनट लेट मी चेक। नहीं, अभी इसमें नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि डिफरेंशियल क्या कर रहा है। जब गाड़ी घूमती है, आपने देखा होगा गाड़ी टर्न ले रही है,
लेफ़्ट या राइट। तो अगर गाड़ी ऐसे घूम रही है लेफ़्ट में, तो ये पहिया स्लो घूमना चाहिए, ये फास्ट घूमना चाहिए। गाड़ी जब मुड़ती है, अगर ये कार अगर मान लीजिए एकदम राइट मुड़ जाए, तो ये पहिया सबसे ज़्यादा चलेगा, ऐसा ऐसा घूमता हुआ यूँ हो जाएगा, और वो उधर वाला पहिया वहीं का वहीं लगभग थोड़ा सा ही घूमेगा। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट होता है? इस डिफरेंशियल गियर की वजह से। इसका मोशन ऐसा होता है कि इसको रोक लो, ये घूमता रहेगा, इसको घुमा दो, ये घूमता रहेगा। इधर ये पहिया ज़्यादा घूम रहा है तो भी एडजस्ट कर लेगा। दिस रिक्वायर्ड व्हेन द ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। मुड़ते हुए रास्ते पे जब ऑटोमोबाइल चलता है, उस समय डिफरेंशियल का मुख्य इस्तेमाल तब होता है। वरना तो गियर ऐसा भी बना सकते हैं कि दोनों पहियों को एक साथ घुमाए, लेकिन ये दोनों पहियों को भी घुमाता है और उनको अलग अलग मोशन भी देने की क्षमता रखता है। ऑन ए कर्व पाथ आउटर व्हील आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स ए सर्कल ऑफ ए बिगर रेडियस देन द इनर व्हील्स। डेफिनेटली जब गाड़ी घूमेगी तो बाहर का हिस्सा पहिया ज़्यादा घूम रहा है। दिस मीन्स दैट द आउटर व्हील्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स लार्जर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू इनर व्हील्स। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बाहर के पहिए को घूमने में अंदर के पहिए से ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो ये एडजस्टमेंट डिफरेंशियल की वजह से होता है। ये डिफरेंशियल यहाँ पे आप एक लाइव देखिए, ये वाला डिफरेंशियल, इसमें एक्सल अंदर है, इससे व्हील जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंशियल आगे से आने वाली पावर को इस 90 डिग्री पे ट्रांसफ़र कर रहा है और पहियों के मोशन अलग अलग होने दे रहा है। एज द ऑटोमोबाइल इज़ टू मूव एज ए सिंगल यूनिट, 4 व्हील्स मस्ट ट्रेवल टुगेदर। इसलिए चारों पहिए एक साथ चलते हैं। देयरफॉर द आउटर व्हील्स शुड ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस एंड इनर व्हील्स शुड ट्रेवल स्मॉलर डिस्टेंस इन द सेम टाइम पीरियड। अब गाड़ी मुड़ रही है धीरे धीरे, तो पहिए तो चारों ही चल रहे हैं, लेकिन चारों पहिए चलने में अंदर का पहिया कम घूमना चाहिए, बाहर का पहिया ज़्यादा घूमना चाहिए, तभी गाड़ी मुड़ेगी। तो इसको मेंटेन करता है डिफरेंशियल। हैंस द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ इनर एंड आउटर व्हील इज नीडेड एट टर्न। यहाँ पे डिफरेंशियल काम आता है। तो ये डिफरेंशियल क्या करेगा? गाड़ी लेफ़्ट राइट मुड़ेगी, उस समय इन दोनों पहियों के अलग अलग मोशन को कंट्रोल करेगा। ये गाड़ी कौन सी है? 4 व्हील ड्राइव। अब आप यहाँ देखिए, पावर अगले पहियों को भी मिल रहा है और पिछले पहियों को भी मिल रहा है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में अकेला यहाँ, रियर व्हील ड्राइव में अकेला यहाँ, और 4 व्हील ड्राइव में दोनों एक्सल को, यानी चारों पहियों को। एक्सल इज़ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। अब आप एक्सल पे आ जाइए। यहाँ पे अभी ये वाली एक्सल है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। द एक्सल रिसीविंग पावर फ्रॉम द इंजन इज टर्म्ड एज ए लाइव एक्सल। वो एक्सल जिसको इंजन से डायरेक्ट पावर मिलती है वो लाइव एक्सल कहलाता है। इट इज़ इन 2 हाफ्स, लेफ्ट और राइट में ये होता है। एंड ऑफ द एक्सल हैव रोड व्हील्स कनेक्टेड टू इट। एक्सल के जो एंड होते हैं उसके ऊपर पहिए लगे होते हैं दोनों तरफ। अब ये देखिए लाइव एक्सल है, डिफरेंशियल से पावर इधर से आ रही है, डिफरेंशियल में आई। ये डिफरेंशियल क्या कर रहा है? इन दोनों एक्सल को पावर दे रहा है। तो इस समय ये वाले दोनों एक्सल जिनसे पहिया जुड़ा है, यहाँ पे आप पहिया चढ़ा देते हो इस बोल्ट के अंदर, तो इसको अपन कहते हैं लाइव एक्सल। ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, ये शॉकर है, ये भी शॉकर है। डेड एक्सल में क्या था? जिसमें केवल गाड़ी का ढांचा टिका होता है, बस बाहर पहिए लगे हुए हैं, यहाँ पे गाड़ी की बॉडी टिकी है, लेकिन इसको पावर नहीं मिल रही है। केवल आगे वाला है तो पीछे वाला जस्ट ऐसे ही चलेगा, और आगे वाला ड्राइविंग है तो पीछे जस्ट ऐसे ही चलेगा। दीज रोड्स व्हील्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस। अब जो रोड व्हील्स हैं वो तो सीधे सड़क के कॉन्टैक्ट में है। बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल उस एक्सल के ऊपर है। एक्सल ऑल्सो टेक अप द वेरियस लोड्स इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द ऑटोमोबाइल। अब ये एक्सल के ऊपर क्या है? ये जो पहिए हैं यहाँ पे वजन टिका हुआ है, तो एक तरह से ये पूरा एक्सल वजन ले रहा है ना। तो एक्सल ऑल्सो टेक्स अप द वेरियस लोड्स इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द ऑटोमोबाइल। गाड़ी में झटके लग रहे हैं, वजन है, सामान रखा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, तो ये सब एक्सल के ऊपर लोड आता है। इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स मोशन टू द रोड व्हील्स। ये ट्रांसमिट करता है एक्सल उस अपनी पावर को पहियों को। देन वी कम टू बॉडी। बॉडी में क्या है देखिए, एक जनरल आप कार देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पे मिरर होता है, ये दोनों डोर हैंडल्स हैं, ये पार्ट डोर है, इसको कहते हैं गार्ड, जो ऊपर से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है इसे गार्ड कहते हैं। यहाँ पे बार एब्जॉर्वर्स होते हैं, रेडिएटर सपोर्ट लगा होता है जिसमें आगे पानी ठंडा होने की जगह होती है इंजन को ठंडा करने के लिए। इस हिस्से को बम्पर कहते हैं, इसको ग्रिल कहते हैं, ये बोनट कहलाता है, और ये हेडलैम्प्स लगे होते हैं। तो ये सब मिला के पार्ट क्या कहलाते हैं? बॉडी ऑफ द व्हीकल। द यूज़ ऑफ ए सेपरेट फ्रेम टू विच द बॉडी स्ट्रक्चर अटैच्ड इज नाउ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। आजकल ऐसा नहीं होता कि कोई अलग से बॉडी बनेगी, गाड़ी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि सब पार्ट एक दूसरे से वेल्डिंग हो जाते हैं, मतलब शुरू में ही पूरी बॉडी एक साथ बनती है। सम एप्लीकेशंस पर हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल में आपने देखा होगा ट्रक की बॉडी अलग से रखी जाती है, बस की अलग से रखी जाती है। तो अपन ने जो मोनोक्रोम पड़ी थी बॉडी, वो आजकल कार में आने लग गई है। मैनी हैवी व्हीकल्स नाउ यूज सब फ्रेम्स ऑफ सिंपल कंस्ट्रक्शन टू विच द इंजन एंड गेयर बॉक्स आर अटैच्ड। सब फ्रेम क्या था?
छोटे छोटे सेक्शन में फ्रेम्स बना के पूरी गाड़ी को एक साथ रखने के बजाय उसको अलग अलग पार्ट करेंगे। सब इंजन और उसके नीचे फ्रेम लगा हुआ है, डिफरेंशियल उसके नीचे फ्रेम लगा हुआ है, या गियर बॉक्स और उसका फ्रेम अलग है, तो छोटे छोटे फ्रेमों को फिर अपन अटैच कर देते हैं मेन फ्रेम के ऊपर। द सब फ्रेम इज सपोर्टेड ऑन द मेन फ्रेम। इस मेन फ्रेम पे सब फ्रेम सपोर्ट होता है एंड इज फिक्स्ड ऑन थ्रू सम सूटेबल रबर कनेक्शंस टू आइसोलेट द इंजन वाइब्रेशन। अब मान लीजिए इंजन फ्रेम है, उसको आपने बॉडी पे लगाया, वाइब्रेशन आएंगे तो आप उसके बीच में कुछ रबर के गुट्टे लगा देते हैं, रबर कनेक्शंस, जिससे कि वाइब्रेशन बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं होता, अंदर की सवारियों को ट्रांसफ़र नहीं होता। ड्यू टू डेवलपमेंट इन स्पॉट वेल्डिंग एंड शीट प्रेसिंग टेक्निक्स मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स हैव इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन। आजकल क्या हो गया, अपन ने बोला ना कि पहले चेसिस पर लेके बॉडी रखना, जैसे ट्रक बस में रखते हैं, लेकिन कार में ही सब क्यों संभव हो गया? क्योंकि आजकल वेल्डिंग की टेक्निक ऐसी आ गई, शीट मेटल की प्रेसिंग की ऐसी टेक्निक आ गई कि यही नहीं पता पड़ता कि यहाँ पे वेल्डिंग भी हो रही है कि नहीं। तो पूरी बॉडी की शीट मेटल को काम में लेते हुए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि सेपरेट फ्रेम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कार की बॉडी उतार के अलग से कहीं अलग रख दी, वो उसके चेसिस और बॉडी एक ही फॉर्म में होती है। ऑल द असेंबलीज यूनिट्स ऑफ द व्हीकल्स आर अटैच्ड टू द बॉडी विच ऑल्सो एक्ट्स एज ए फ्रेम। जितनी भी असेंबली यूनिट्स हैं जो उस व्हीकल में जुड़ी हैं, वो सब बॉडी का पार्ट है जो कि फ्रेम की हेल्प करती हैं। इट मेक्स द व्हीकल कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड ऑल्सो कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। अब बॉडी ही पूरी उसकी बनी होने से उससे तो वजन हल्का हो जाता है, अलग से चेसिस नहीं चाहिए, कॉस्ट कम हो गई और व्हीकल कॉम्पैक्ट बन जाता है। सम इंटरमीडिएट डिजाइन यूजिंग ए लाइट चेसिस एंड प्रेस्ड स्टील बॉडी आर ऑल्सो इन यूज। कुछ लाइट चेसिस भी काम में आते हैं और प्रेस्ड स्टील बॉडी भी काम आती है। आखिर में स्लाइड है, द लाइट चेसिस इज सच डिजाइन इज स्ट्रेंथन बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म मेड ऑन द शीट ऑफ स्टील। अब मान लीजिए बहुत लाइट चेसिस बनाया तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक इसकी एक ऐसी शीट लगा देते हैं जो अच्छा फर्श का भी काम करती है और बॉडी को मजबूत भी बनाती है। अपार्ट फ्रॉम द 4 बेसिक कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव, ऑटोमोबाइल हैज़ द कंट्रोल सिस्टम एंड ऑक्सिलरी। जो अपन ने पीछे पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा, प्रोपेलर शाफ्ट देखी, गियर बॉक्स पढ़ा, क्लच पढ़ा, इंजन देखा शुरू में, रियर व्हील, फ्रंट व्हील। तो ये सब पार्ट के अलावा भी और भी जो कंट्रोल सिस्टम और एक्सिलरीज हैं वो भी बॉडी पार्ट में आते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कभी कॉल भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड, या आपको कोई ऐसा करेक्शन सूझता है या आपको लगता है कहीं कोई चीज़ और ऐड की जा सकती है, सो प्लीज़